अच्छा यशवी, हम अभी तक आपको जो भी कुछ पढ़ाया है हम एक बार फिर से रिवाइज करवा रहे हैं। आप खाली अभी सुनना। और सिर्फ इतना ही मेरा रिक्वेस्ट आपसे कि आप अभी हम वापस से जो भी चीज़ रिवाइज कराएगा उसको आप सुनना अच्छे से। तो आप जितना भी कुछ पहले अभी तक सुने और आपको लगा कोई भी चीज़ कंफ्यूजिंग था कि क्या क्या चीज़ पढ़ा दी भैया और थोड़ा एक्स्ट्रा ही पढ़ा दिए, तो वो सब चीज़ आपको लगेगा नहीं। देखो, आज हम सबसे पहले जब क्लास स्टार्ट की सबसे पहले हम आपको पढ़ाया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होता है। हम आपको बताया फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखो 3 जन बना रहे हैं। ऐसे तो देखो बहुत सारे लोग बनाते हैं, बिकॉज देखो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है, ट्रस्ट होते हैं, फिर आपका चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस होता है, फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज होती हैं। ये सब ना लोग बिजनेस करते हैं, तो ये लोग भी बनाते हैं, बट ये सब से हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। हम लोग 11th 12 में क्या क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, पार्टनरशिप बिजनेस और आपका कंपनी। तो देखो, कंपनी तो आपका 12 में है, लेकिन हम आपको क्या बोला था कि इस क्लास के लिए आप ये मानो कि कंपनी, सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप तीनों का तीनों आपका सेम है। हम लोग का इस क्लास में वो तीनों चीज़ कॉमन है। अच्छा, और हम आपको ये बताया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर में क्या क्या चीज़ आता है। सबसे पहला आपका क्या था? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, या फिर स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल किसके लिए? सिर्फ कंपनी के लिए। सेकेंड क्या है? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट दोनों के लिए, आपका सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप एंड कंपनी। और तीसरा हम केवल बताया था नोट्स टू अकाउंट, जो कि है सिर्फ कंपनी के लिए, और कैश फ्लो स्टेटमेंट जो कि सिर्फ कंपनी के लिए। अच्छा, अब हम इससे आगे बढ़ा था, फिर हम आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल समझाया था। अब आप सोच रहा होगा कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल में भैया आधे घंटा से बेसी लगा दी थे खाली डेफिनेशन समझाने में। देखो, आधे घंटा से बेसी लगने का मेरे को कोई टेंशन नहीं है। टेंशन इस चीज़ का है कि अगर आपको आधे घंटा लगने के बाद भी समझ में नहीं आया। अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है? हम लोग जो एसेट्स, लाइबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंसेस के बारे में पढ़े, वो सब ट्रांजैक्शंस में आते हैं। तो उन सबको ट्रांजैक्शंस में ट्रीट कैसे करना है, उसके बारे में अकाउंटिंग प्रिंसिपल बताते हैं। और हम आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल में बताया भी था कि ये यूनिफॉर्मिटी लेकर आता है। इससे आपका वी गेट टू नो हाउ टू ट्रीट दीज आइटम्स इन अ ट्रांजैक्शंस, ये हम आपको लिखवाया था। और क्या होता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल से हम लोग को क्या समझ में आ रहा है? हाँ, अकाउंटिंग प्रिंसिपल से कंपेरेबिलिटी बढ़ जाता है। हम लोग को अगर कंपैरिजन करना है या तो खुद के एंटिटी से या फिर कोई बाहर के एंटिटी से। खुद के एंटिटी से कैसे? पिछले साल और इस साल का डेटा को कंपेयर करना है। और अगर बाहर की एंटिटी है तो कोई दूसरा कंपनी का इस साल का डेटा उठा लो और उससे कंपैरिजन कर लो। अच्छा, कंपैरिजन क्यों कर पाएंगे? बिकॉज अगर कोई भी कंपनी सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो कर रही होगी तभी कंपैरिजन हो पाएगा। लेकिन अगर सपोज कर लो दो कंपनियां अगर अलग अलग प्रिंसिपल फॉलो कर रही है या फिर कोई प्रिंसिपल फॉलो ही नहीं कर रही है, तो फिर काहे का कंपैरिजन? फिर क्या मतलब है? समझ में आ रहा है? अच्छा, फिर हम आपको बताया था कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल में दो ब्रांचेस निकल रहा है, एक आपका अकाउंटिंग कंसेप्ट और एक आपका अकाउंटिंग कन्वेंशन। अकाउंटिंग कंसेप्ट जो है वो आपका कुछ सेट ऑफ रूल्स है, और अकाउंटिंग कन्वेंशन जो है वो आपका कुछ सेट ऑफ प्रैक्टिसेस है। और हम फिर आपको बताया था सेट ऑफ प्रैक्टिसेस के अंदर में क्या क्या है और सेट ऑफ रूल्स के अंदर में क्या क्या है। अच्छा, एक बात आपको हम ये भी बताया था कि कोई प्रैक्टिस रूल बन जाता है तो क्या होता है, या फिर कोई प्रैक्टिस रूल कैसे बनता है, हम आपको ये बताया था। इसी कारण से क्या है, आपके बुक में ना कोई भी ऐसे डिफरेंशिएशन करके नहीं दिया कि ये आपका कंसेप्ट है और ये कन्वेंशन है। और उसी के लिए हम आपको एक इमेज था, उसी से हम आपको पढ़ाया और हम आपको बोला कि वाला इमेज हम आपको व्हाट्सएप पे भेज देगा। अच्छा, तो उसमें आप देखा होगा बहुत सारा कंसेप्ट हम पढ़ाया था आपको, जैसे कि आपका बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट था। इसके लिए हम एक बार आपको बोर्ड में दिखा रहे हैं, देखो। देखो, ध्यान देना। हम आपको क्या क्या बोला था? सबसे पहला अकाउंटिंग एंटिटी और बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। इसमें हम आपको यही समझाया था कि आपका जो बिजनेसमैन है और जो बिजनेस है वो दोनों सेपरेट एंटिटी है। मतलब ये कि उन दोनों को हम लोग डिफरेंट इंडिविजुअल्स की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, सबसे पहला ये समझाया था।
दूसरा मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल क्या था, इसके बारे में आपको पता है, हम डिस्कस नहीं करेगा वापस से, ठीक है। तीसरा अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, हम आपको बताया था कि सपोज कर लो हम अगर आज कोई बिजनेस स्टार्ट किया तो क्या हम 100 साल बाद चेक करेगा कि मेरा बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है? नहीं, हम उसको चेक कब करेगा, हम कुछ इंटरवल्स के बाद में ही चेक करने लग जाएगा। जैसे कि आपका 1 साल बाद, कुछ कुछ कंपनियां 3-3 महीने बाद भी चेक करती है। जैसे कौन करती है पता है? रिलायंस, इतनी बड़ी कंपनी है और इतने सारे लोग उसमें इन्वेस्टमेंट्स करके रखे हैं कि वो लोग ना क्वार्टरली अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है। आप अभी अगर चाहो कभी तो सर्च करना अकाउंट, ये क्या नाम है, अकाउंट्स रिपोर्ट या फिर आपका बैलेंस शीट, क्वार्टर बैलेंस शीट ऑफ ये रिलायंस, आपको गूगल पे मिल जाएगा। वो लोग क्या है, क्वार्टरली अपना रिपोर्ट तैयार करते हैं। तो डिपेंड करता है, बेसिकली अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या होता है, ये आपका बेसिकली हर जन 1 साल का ही फॉलो करता है, ठीक है, और 1 साल से ज्यादा का नहीं होता, 1 साल से ज्यादा का कहीं पर भी नहीं होता। अच्छा, अब आप बोलोगे भैया कि 8 महीने का कोई बनाता है क्या? नहीं, 8 महीने का ऐसा कोई नहीं है, इसमें भी कोई नियम होता है। जैसे कि आप सेमी एनुअली बनवा लिया, या फिर आप क्वार्टरली बना लिया, या फिर आप एनुअली बना लिया, बस ऐसा ही होता है, और कुछ नहीं होता। मंथली मंथली कोई नहीं बनाता। तो अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल क्या बोलता है कि हम लोग क्या एक एक साल में अपना परफॉर्मेंस चेक करेंगे, और एक एक साल के बाद में हम लोग हमारे लिए बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, ताकि हम लोगों को पता चले कि हम लोग आज कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है आपका फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल में क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड एंड टू दैट एंड फुल डिस्क्लोजर ऑफ ऑल सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन शुड बी मेड। यहाँ पे सिर्फ यही बोल रहा है कि हर वो चीज जो कि आपको लग रहा है कि इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसका फुल डिस्क्लोजर करो, वो सब चीज़ आप बताओ। बिकॉज इतने सारे लोग हमारी कंपनी से जुड़े हुए हैं, तो हम लोगों को बताना पड़ेगा। देखो हम यहाँ पर आपको बोल रहे हैं ना, कंपनी, मेरे मुंह से कंपनी क्यों नहीं कर रहा, बिकॉज एक बात बताओ, सोल प्रोप्राइटरशिप में ज्यादा लोग तो जुड़े हुए नहीं होते, ज्यादातर तो हम खुद ही रहता है उसमें, सब सारा मालिक वालिक तो यूजर तो ज्यादातर हम ही है, तुम किसको बताएगा? इसीलिए ये सब बेसिकली कंपनियों में ज्यादा यूज होता है। दूसरा क्या है, मटेरियलिटी प्रिंसिपल। मटेरियलिटी प्रिंसिपल का मतलब क्या, आइटम्स और इवेंट्स हैविंग अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट शुड बी डिस्क्लोज। मतलब वो सारे आइटम्स या इवेंट जिसका बहुत ही तगड़ा इम्पैक्ट होता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उन सबको भी डिस्क्लोज करना पड़ता है। अब जैसे ना बहुत बच्चे लोग ये पूछते हैं कि भैया फुल डिस्क्लोजर और मटेरियलिटी में क्या डिफरेंस है। हम आपको बताया था कि मटेरियलिटी में हम लोग को ये जज करना पड़ता है कि क्या चीज मटेरियल है मेरे लिए, हमको तो पहले वो समझना पड़ेगा। और फुल डिस्क्लोजर में ये बोल रहा है कि आपको अगर कोई भी चीज लग रहा है इंपॉर्टेंट, डिस्क्लोज कर दो। मटेरियलिटी में आपको पहले अपने हिसाब से मटेरियल देखना पड़ेगा कि मटेरियल क्या है। जैसे आपको एग्जाम्पल दिया था ना, 100 करोड़ मेरा दिन का खर्चा है, और मेरा 100 रुपया अगर एक्सपेंसेस है, तो वो मेरे लिए इमटेरियल है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसा। नेक्स्ट क्या आपका प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म। प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म मीनिंग आपको क्या बताया था कि अगर आपको लगता है कि आपका कोई भी प्रॉफिट प्रॉफिट होने वाला है, तो उसको रिकॉर्ड मत करो, लेकिन अगर आपको लग रहा है कोई भी खर्चा होगा, तो उसको रिकॉर्ड कर लो। इन शॉर्ट बोले तो वी शुड नॉट एंटिसिपेट आवर प्रॉफिट्स, बट वी शुड एंटिसिपेट आवर लॉसेस। फिर क्या है, कॉस्ट कंसेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि हम लोगों को अपना जो भी एसेट्स हम लोग परचेज करते हैं, फिक्स एसेट्स जो भी परचेज करते हैं, भैया फिक्स एसेट्स मतलब आपका जैसे कि मशीनरी हो गया, आपका जैसे बिल्डिंग हो गया, लैंड हो गया, इन सबको हम लोगों को कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना चाहिए। अब जैसे सपोज कर लो हम आज कोई मशीनरी खरीदा 15 लाख का, और उसको हम 20 साल बाद चेक कर रहे हैं, हम उसका वैल्यू अपने बुक्स में पता है 15 लाख ही रखेगा, चेंज नहीं करेगा। समझ में आया? फिर क्या है फिर क्या था आपका मैचिंग कंसेप्ट और मैचिंग प्रिंसिपल। इसमें मैं आपको ये बता रहा था कि आप सपोज कर लो इस साल में आप कुछ खर्चा किए, अब आप उस खर्चा को क्यों किए, ताकि आप कुछ रेवेन्यू जनरेट कर सको। ये रेवेन्यू जनरेट करना मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल ले लो, अगर आज कोई एक डाला वाला फॉर एग्जांपल जैसे कि फ्रूट सेलर, ठीक है ना, फ्रूट सेलर कोई संतरा या फिर कुछ भी खरीद के लेकर आया, तो वहां पे वो खर्चा किया। अब अगर वो खर्चा किया, तो उससे रिलेटेड जो भी इनकम आएगा ना, उससे रिलेटेड जो भी इनकम आएगा उसके पास में, तो उन दोनों को एक जगह पे रखेगा और चेक करेगा कि उसका प्रॉफिट कितना हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल हम ना पेन बेच रहा है, तो हम 20 पेन खरीदा 10 रुपए का, तो मेरा 200 रुपया लगा, और उसको हम बेचा 25 रुपए में, तो 25 × 10 250 रुपया, है ना। हम 20 पेन कितना में खरीदा, 10 रुपया में। अच्छा सॉरी, मेरा एग्जाम्पल शायद गलत हो गया होगा, फिर से सुन लो। हम 20 पेन हम खरीदा 10 रुपया का, तो मेरा 200 रुपया लगा।
अब उसी पेन को ना हम 15 रुपए करके बेच दिया, 20 × 15 कितना होता है, 300, मेरा 100 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो एक बात बताओ, मेरा यहाँ पे मैचिंग कंसेप्ट क्या लगा, मेरा ये मैचिंग कंसेप्ट लगा कि हम पेन कितना खरीदा, 200 का, बेचा कितना में, 300, तो उसी पेन को बेचा ना। तो यहाँ पर हम मैचिंग लेकर आ रहे हैं कि हम जो भी खर्चा किया उससे रिलेटेड मेरा जो भी इनकम आ रहा है ना, उसको एक ही साथ लिखो। ऐसा नहीं कि आप जो 300 रुपए का पेन बेचे हो उसको आप नेक्स्ट ईयर लेके चले गए, नहीं 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 नहीं। इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल एक और दिया था जो कि पुचका वाला था, जैसे कि अगर आपको आफ्टर 2 ईयर्स पुचका खाना है तो उसका जो बेनिफिट आपको मिलेगा पुचका खाने का, तो वो 2 साल बाद मिलेगा, तो पैसा भी आपका तभी लगेगा, तो आप तभी रिकॉर्ड करो उसको, अभी रिकॉर्ड मत करो। ठीक है, नेक्स्ट क्या था आपका, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। पानी, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट, इसमें हम क्या बोला था कि हम लोग किसी भी चीज को ना कभी भी रिकॉर्ड नहीं कर लेंगे भाई, किसी भी चीज को कभी भी रिकॉर्ड करना मतलब हम आपको इसके लिए एग्जांपल दे रहे हैं कि अगर आप कोई चीज सेल की हो, कोई चीज आप बेचे, अब आपका श्योरिटी नहीं है कि आपको उसका पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अभी पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये आपको श्योरिटी नहीं है, तो आप उसको ना सेल मत रिकॉर्ड करो, आप उसको तभी रिकॉर्ड करो जब आपको लग जाए कि हाँ वो पक्का सेल हो गया। हम इसका आपको एग्जाम्पल दिया था, किसका याद है, भाई बहन वाला। आप किसी भाई के वहां पर अपना कुछ ड्रेस खरीदने ले जा रहे हो, तब आप जब उसके वहां से कपड़ा लेकर आए, आप उसको कुछ बोले ही नहीं कि हम आपको पैसा आज देंगे कल देंगे, तो उसको टेंशन हो गया कि भाई मेरा तो पैसा डूब गया, मेरी बहन मेरा पैसा खा गई। तो अगर उसको ऐसा लगे तब तक वो सेल रिकॉर्ड नहीं करेगा। लेकिन अगर आप ये बोल दिए ना कि हम आप तेरे को पैसा 2 दिन बाद या फिर 4 दिन बाद या 2 साल बाद दे देगा, तो फिर वो उसको अपना रेवेन्यू मान लेगा और रिकॉर्ड कर लेगा। नेक्स्ट क्या है, वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट। देखो ये नाम से समझ में आ रहा है इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि हम लोग को कोई भी ट्रांजैक्शन अगर रिकॉर्ड करना है तो उसके लिए हम लोग के पास कोई ना कोई एविडेंस होना चाहिए। इन शॉर्ट, बिना कोई एविडेंस के आप अपने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। भैया अगर होगा क्या अगर हम लोग ट्रांजैक्शन बिना एविडेंस के रिकॉर्ड कर लिए। आज एक बात सोचो, अगर कोई भी इंसान बिना एविडेंस के रिकॉर्ड करेगा फिर तो वो अपना खर्चा बहुत ज्यादा दिखाएगा, प्रॉफिट कम दिखाएगा। भैया प्रॉफिट ज्यादा कम किसको दिखाना है, गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ता है। तो अगर आपका प्रॉफिट बहुत कम होगा तो आपको टैक्स कम पे करना पड़ेगा, और अगर आपका प्रॉफिट बहुत ज्यादा होगा टैक्स ज्यादा पे करना पड़ेगा। समझ में आया? ये हो गया था। फिर इसमें हम आपको ये बताया था कि एक कंसिस्टेंसी कंसेप्ट के बारे में आपसे डिस्कस किया था, ये वाला जो कंसिस्टेंसी है, ये जो कंसिस्टेंसी है इसके बारे में कुछ डिस्कस किया था। कंसिस्टेंसी के बारे में आपको ये बताया था कि अगर हम लोग कोई भी प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं तो उस प्रिंसिपल्स को हम लोगों को बहुत दिनों तक फॉलो करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम आज फॉलो किया फिर कल हम छोड़ देगा, नहीं, आपको कंसिस्टेंट रहना चाहिए और आपको इसको आने वाले कई सालों तक फॉलो करना चाहिए। इससे क्या रहता है, आपका कंपैरिजन और यूनिफॉर्मिटी बरकरार रहता है। और फिर हम आपको एक चीज और बताया था कि फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होता है, याद है, जीसीए, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्रूअल कंसेप्ट। और हम ये भी बताया था कि अगर कोई भी फर्म या कोई भी कंपनी या कोई भी सोल प्रोप्राइटरशिप फॉलो कर रही है जीसीए, तो उसको बताने की जरूरत नहीं है कि हम लोग जीसीए फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अगर फॉलो नहीं कर रहे हैं जीसीए तो आपको बताना पड़ेगा। बताने का मतलब डिस्क्लोज करना होता है। तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक तो सब कुछ समझ में आ गया होगा यशवी। ठीक है ना, हम अपने से देखो पूरा कोशिश किया है। आप फिर भी इन सब चीज़ों को पढ़ना, अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत लगे तो आप मेरे से बिल्कुल पूछ लेना। ठीक है, अच्छा, अब हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएगा, थोड़ा सा मॉडर्न में भी आएगा। उससे पहले, हाँ,
हाँ, अब आओ देखो, अब हम आपको पढ़ाएगा कि इंडिया में क्या फॉलो होता है। हम आपको अभी तक अकाउंटिंग प्रिंसिपल समझाया, लेकिन हम आपको ये नहीं बताया कि इंडिया में क्या फॉलो होता है। देखो, इंडिया में ना अभी प्रेजेंटली दो चीजें फॉलो हो रही हैं। एक तो इंडिया में फॉलो हो रहा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और एक फॉलो हो रहा है आपका इंड एस। भैया ये क्या चीज है? देखो, आपके बुक में ना बिल्कुल भी कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं दिया हुआ इस चीज में। और मेरे ख्याल से अभी तो आपका जो भी बुक मेरे को आप भेजे पीडीएफ, वो तो समरी था। लेकिन मेरे ख्याल से अगर आपको बुक मिलेगा भी नॉर्मली, तो उसमें भी आपको ना क्लैरिफिकेशन नहीं मिलेगा इतना अच्छा। तो हम जो भी समझा रहा है ये बहुत ही एकदम समझ लो हीरा मोती जैसा चीज है, अच्छे से समझना। इंडिया में अभी दो चीज लोग फॉलो कर रहे हैं, दो प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहे हैं, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और एक इंडेस। आप ये सोच रहे होगे कि भैया आप जो पहले पढ़ाए थे अकाउंटिंग प्रिंसिपल वो क्या था? देखो, अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो हम पढ़ाया था वो एक टॉपिक था, वो हम आपको डिस्कस करवा दिए। हम आपको ये चीज बोल रहा था ना कि हो सकता है कि ये चीज जनरली एक्सेप्टेड हो या ना हो। तो जनरली एक्सेप्टेड का मीनिंग क्या हो गया? हो सकता है कि कुछ कंट्री के लोग फॉलो कर रहे हो, या बहुत सारी कंट्री के लोग फॉलो कर रहे हो, या पूरी की पूरी दुनिया फॉलो कर रही हो। तो देखो, हम ये बोल रहे हैं कि इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंडेस फॉलो, दुनिया का मतलब अभी हम लोगों को नहीं है। ठीक है? तो इन शॉर्ट अगर बोले, इन इंडिया जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है वो दो तरीके से डिवाइडेड है, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, दूसरा इंडेस। अब देखो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसके ऊपर लगता है? प्राइवेट कंपनी विथ नेटवर्थ वो प्राइवेट कंपनी जिसका नेटवर्थ 250 करोड़ के नीचे होता है या 250 करोड़ होता है, वो लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगाते हैं। नेक्स्ट, सोल प्रोप्राइटर। नेक्स्ट, पार्टनरशिप। नेक्स्ट, HUF। भैया HUF क्या होता है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। नेक्स्ट, ट्रस्ट। और कुछ लिखे? सोसाइटीज। ठीक है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन कौन फॉलो करता है? प्राइवेट कंपनी जिन लोगों का 250 करोड़ से नीचे का होता है नेटवर्थ, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, HUF और ट्रस्ट और सोसाइटीज, ये लोग फॉलो करते हैं। इंडियस कौन फॉलो कर रहा है? देखो, और क्या है ये सब हम सब समझा रहे हैं। इंडियस पब्लिक कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज विथ वो प्राइवेट कंपनी जिन लोगों का नेटवर्थ 250 करोड़ से ज्यादा है। तीसरा, क्या लिखा हूं? ऑल बैंक्स एक्सेप्ट RRB। भैया RRB क्या होता है? रीजनल
रूरल बैंक्स, ये आप लिख लो, और कोऑपरेटिव बैंक्स, इन सब लोगों को इंड एस अप्लाई होता है। किसको किसको? पब्लिक कंपनीज को, प्राइवेट कंपनीज विद नेटवर्थ मोर देन 250 करोड़। अच्छा भैया 250 करोड़ है या फिर उससे कम है, तो फिर तो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लग रहा है। अच्छा, फिर क्या इंश्योरेंस कंपनीज पे हमेशा लगेगा और ऑल बैंक्स के ऊपर लगेगा एक्सेप्ट आरआरबी के ऊपर। अच्छा, एक और है, एनबीएफसी विथ एनबीएफसी क्या होता है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी सा। ये भैया ये क्या होता है एनबीएफसी? ये भी एक तरह का बैंक ही होता है, बट ये हर वो काम जो बैंक करता है ये लोग वो नहीं करते हैं। जैसे ये लोग हम लोगों से डिपॉजिट्स नहीं लेते और हम लोगों को क्या नाम इंटरेस्ट नहीं देते डिपॉजिट्स के ऊपर में। ये लोग जैसे कि हम लोगों को लोन्स दे देंगे और फिर आपका छोटा मोटा क्रेडिट दे देंगे, ये लोग वो होते हैं एनबीएफसी, बट ये लोग बैंक्स नहीं होते हैं। तो हम आपको बता दें कि किसके किसके ऊपर में इंड एस लगता है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगता है। हम जो आपको बताया है ये समझ लो रफ ही बताया, बट जितना आपको चाहिए ना उसका तो अब समझ लो 200% है, तो ये बहुत ज्यादा हम आपको बताया है। आपको हम आपका बुक से भी चेक कराइए कि वहां पे क्या क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट, होल्डिंग सब्सिडियरी ये क्या भैया? होल्डिंग सब्सिडियरी ऑफ द अबव मतलब जितना भी कंपनीज है, जितनी भी कंपनीज है यहाँ पर, इन सबकी होल्डिंग और सब्सिडरी भी इंड एस फॉलो करेगी। भैया व्हाट इज होल्डिंग एंड सब्सिडरी? एकदम आसान भाषा में बोले, सपोज कर लो ये एक्स लिमिटेड एक कंपनी है, ये वाई लिमिटेड का अगर 50% से ज्यादा अगर शेयर्स होल्ड करके रखी है, ठीक है ना, मोर देन 50% शेयर्स ऑफ वाई लिमिटेड हेल्ड है बाई एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड क्या पता है? होल्डिंग, और ये हो जाएगी उसकी सब्सिडरी। समझ में आया? एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड का 50% से ज्यादा शेयर होल्ड करके रखा है, और तो हम लोग एक्स लिमिटेड जो होल्डिंग कंपनी है उसको, सॉरी जो एक्स लिमिटेड है उसको होल्डिंग कंपनी बोलेंगे, और जो वाई लिमिटेड है जिसका शेयर हम लोग होल्ड करके रखे हैं उसको सब्सिडरी बोलेंगे। समझ में आया इतना? तो ये बोला जा रहा है कि सपोज कर लो अगर इस कंपनी पे अगर इंडेस लग रहा है तो इसको बाय डिफॉल्ट फॉलो करना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट फॉलो इंडेस एंड नॉट एएस। ठीक है, सपोज कर लो ऐसा भी हो सकता है कि इसको इंडेस लग रहा है, तब फिर इसको बाय डिफॉल्ट फॉलो करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है बात? ठीक है, इतना डीप में नहीं जाने का मेरे को, लेकिन आपको मैं एक वर्ड का मीनिंग समझा रहा है, बिकॉज आप जब पढ़ेगा तो ऐसा ना हो कि कुछ भी ऐसा लगे कि टेंजेंट हो जाए। तो ये आप, हम आपको इतना समझाया इंडिया से सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। आपका 11 12 में सिर्फ ये है, सिर्फ ये नहीं है। ये सिर्फ 11 में छोटा सा पोर्शन है जितना हम आपको बता दिया, इतना सही है और कुछ भी नहीं। अच्छा, एक चीज आपके बुक में गलत लिखा हुआ है। लिखा हुआ ये है आपके बुक में कि इंड एस जो है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट फॉलो करता है।
आप हिस्टोरिकल कॉस्ट कहीं पे सुने हो? हम आपको ये बताया था ना, ये एक प्रिंसिपल है ना? और हम आपको बोला था कि ये गलत भी ये हम आपको बोला था ये गलत भी है ना? आप खुद सोच लो ना, अगर कोई बिल्डिंग आप आज खरीदे हो 20 लाख रुपया में, तो उसका 20 साल बाद 20 लाख रुपए वैल्यू थोड़ी ना होगा। हो सकता है बढ़ भी जाए, हो सकता है घट भी जाए, है ना? तो एक्चुअली में ये बोलना कि इंड एएस है, एक्चुअली में ये बोलना कि जो इंड एएस है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट फॉलो कर रहा है, तो वो गलत है। आपके बुक में लिखा हुआ है बट वो गलत है। इंड एएस क्या फॉलो करता है पता है? इट फॉलोज फेयर वैल्यू मॉडल। मतलब हम लोग इंडेक्स को जितना बेवकूफ समझ रहे थे उतना बेवकूफ है नहीं। मतलब ये है कि वो जो 20 लाख रुपए का आप खरीदे थे ना बिल्डिंग, उसका 20 साल बाद क्या वैल्यू होगा ना, वो चेक किया जाएगा, हिस्टोरिकल कॉस्ट फॉलो नहीं होगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, पता है पहले 2015 के पहले तक, 2015 के पहले इंडिया में इंड ऐसा कंसेप्ट था ही नहीं। ये बाद में आया, 2015 के बाद में आया। और आन लाने का कारण यही था, आपको पता होगा ये चीज, कि अब ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है। साथ साथ लिबरलाइजेशन भी बढ़ रहा है, और प्राइवेटाइजेशन भी हो रहा है। इन शॉर्ट बोला जाए तो एक कंपनी का प्रोडक्ट दूसरे कंट्री में मिल रहा है, अपने कंट्री में तो मिल ही रहा है, दूसरे कंट्री में भी मिल रहा है। दूसरा चीज, हम लोग दूसरे कंट्री के कंपनियों में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं शेयर्स में। तो वैसे हम लोग भी तो ये चाहते हैं कि बाहर की कंपनी या फिर बाहर के लोग हमारी कंपनियों में भी पैसा लगाएं। तो वो कब होगा? वो तभी होगा जब उन लोगों को हम लोग हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाएंगे। और पता है, जब हम लोग हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसको फॉलो करके बनाते थे ना, अकाउंटिंग प्रिंसिपल को, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और कुछ नहीं है, ये तो प्रिंसिपल ही हम आपको बताया ना, इंडिया में दो तरह का प्रिंसिपल चल रहा है अभी, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और दूसरा इंडेस। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगर हम लोग फॉलो कर रहे हैं, तो बाहर की कोई भी कंपनी ना इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए कंपनी इन्वेस्टमेंट तैयार नहीं थी। बिकॉज आपको तो पता, हम आपको दिखाया कैसा कैसा हम लोग कंसेप्ट फॉलो कर रहे हैं, हिस्टोरिकल कंसेप्ट, कोई कंसेप्ट है ये, तो वो लोग फॉलो नहीं करेंगे। तब फिर ये डिसाइड किया गया कि नहीं, हम लोग कुछ ना कुछ तो चेंजेस करना पड़ेगा। तब फिर आपका ये इंडेस लेकर आया गया। और इंडेस पता है क्या एक्चुअली में? इंडेस इज कन्वर्ज्ड आईएफआरएस। भैया आईएफआरएस क्या है? आप खुद लिख लो, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। फिर से सुनना तो बैक कर लो। इंडेस इज कन्वर्ज आईएफआरएस। भैया आईएफआरएस क्या है? देखो इधर, आईएफआरएस, आईएफआरएस जो है ये इंटरनेशनली फॉलोड अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। आप खुद सोचो, अगर हम लोग कुछ ऐसी चीज को अडॉप्ट कर ले जो कि पूरे वर्ल्ड में सब लोग फॉलो कर रहे हैं, तो फिर बाकी लोगों को हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ने से ये समझ में आ जाएगा कि नहीं नहीं यार, ये लोग तो अच्छा चीज फॉलो कर रहा है और अच्छा समझ में भी आ रहा है, और ये इसी तरीके से बाकी सारी कंट्री भी फॉलो कर रही है। तो एक काम करते हैं, हम लोग इनकी कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। इन शॉर्ट एक बात बोले, बाकी कंपनियों को या बाकी कंट्री लोगों को हम लोगों पर
ट्रस्ट डेवलप होने लग जाएगा। तो IFRS क्या है? सबसे पहले तो ये बताओ, IFRS है इंटरनेशनली फॉलोड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, इसका नाम क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। अच्छा, तो क्या हुआ, हम लोग IFRS का किताब लिए, उसमें तो थोड़ा बहुत चेंजेस किए और अपना खुद का अकाउंटिंग प्रिंसिपल बना दिए, जिसका हम लोग क्या नाम दिए? इंडेस। इंडेस का फुल फॉर्म क्या पता आपको? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। लिख लो। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। तो इंडेस इज कन्वर्ज IFRS, और IFRS क्या है? इंटरनेशनल फॉलोड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ठीक है। और आपको हमसे ये भी समझा दिया कि क्यों हम लोग इसे फॉलो कर रहे हैं। अब हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएगा, जो कि बेकार है, एकदम बेकार है, बिकॉज हिस्ट्री से हम लोग को कोई मतलब नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट अकाउंट्स में, बट फिर भी पढ़ा रहा है क्योंकि आपके बुक में दिया हुआ है। अब देखो, IFRS पहले क्या था? IAS था, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो IASB, या IASB कौन है? IASB वो लोग हैं, हमारा कुछ मिटा रहा है, ठीक है, यहाँ पे हाँ, IASB वो लोग हैं जो कि IFRS को इंट्रोड्यूस किए। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ये लोग इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है, और यही लोग IFRS को इशू करते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, कुछ साल पहले तक IFRS भी नहीं था। कुछ साल पहले तक इंटरनेशनली मार्केट में ना IAS चलता था। क्या नाम था उसका? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। कुछ साल पहले तक। फिर ये लोग क्या किए, इसको यूज किए, मतलब इसी पुराने वाले को पकड़े, प्लस SIC को पकड़े। SIC क्या है? स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन कमेटी। लिख लो आप, स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन कमेटी। तो IAS इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्लस SIC को पकड़े और उसको तोड़ मोड़ के क्या बना दिए पता है? IFRS बना दिए। और इसी IFRS को हम लोग क्या किए, अपने हिसाब से इंडेस बना दिए। दिख रहा है? इंडेस बना दिए। समझ में आया? बस यही सब है। अच्छा, एक चीज और, इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कौन इशू करता है? भैया इशू करता है, जैसे कि एक बात बताओ, IFRS कौन इशू करता है? IASB, ये इंटरनेशनली है। तो इंडिया में जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनता है या कुछ चेंजेस होता है तो ये कौन करता है? ICAI। भैया ये कौन है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, CA लोग करता है। अच्छा, और भैया इंडेस कौन किया? इंडेस में आपका MCA, देखो फुल फॉर्म नहीं लिख रहा, जगह नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। पॉज कर लो और लिख लो, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। वो प्लस ICAI का मदद तो लेना है ही है, ठीक है। ये है, ये मैं आपको पूरा समझा दिया। आपका ये चैप्टर थ्योरेटिकली पूरा फिनिश हो गया। अब देखो मैं आपको बुक से चेकआउट कराता हूँ। सबसे पहले ये देखो, देखो अभी जब हम कुछ चीज लिखेगा या पढ़ाएगा, आप ये मत समझना कि हम गलत है, गलत आपका बुक है। डिफरेंस बिटवीन IFRS पता है आपको और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडेस। द प्रिंसिपल डिफरेंस बिटवीन द टू इज दैट while IFRS is based on principle and fair value, Indian accounting standards are based on rules and historical value। ये तो गलत है, आपको बोला ना। अब एक खुद बात सोचो ना, अगर कोई चीज आप अपने घर पे नया बना रहे हो ताकि बाहर के लोग आपकी कंपनी, आपकी कंट्री में
आपकी कंट्री की कंपनीज में इन्वेस्ट करें। अब एक बात खुद सोचो, हम लोग फिर से वही गलती क्यों करेंगे? डेफिनेटली पहले था, इंडेस में पहले भी हिस्टोरिकल कॉस्ट था, लेकिन अब नहीं है। बट आपके बुक में लिखा हो तो आप यही पढ़ो, ठीक है। दूसरा, इंडिया डिसाइडेड टू कन्वर्ज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स विद आईएफआरएस। मतलब वो लोग सोचे कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को हम लोग थोड़ा मिला जुला आईएफआरएस जैसा बना लेंगे, एंड हैज इशूड कन्वर्ज इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टाइटल्ड एज इंडेस। आपको बोला था ना, इसको कन्वर्ज इंडेस बोलते हैं, कन्वर्ट आईएफआरएस, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया हैज इशूड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दैट दैट कन्वर्ज इनटू आईएफआरएस। मतलब ये कि इंडिया का जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो बेसिकली किससे मिलता जुलता है? आईएफआरएस से। दे आर द इंडियन इक्विवेलेंट ऑफ आईएफआरएस। हाँ या ना? समझ में आया? अब देखो कौन किसके किसके ऊपर ये लगता है। हम आपको जितना बताया ना उससे यहां पर कम ही बताया हुआ है, और हम बहुत ज्यादा अच्छे से बताया। देखो, कंपनीज लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। एक बार बताओ कौन सी कंपनियां स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होंगी? लिस्टेड कंपनी, हाँ या ना? लिस्टेड कंपनी ना? लिस्टेड कंपनी कौन सी कंपनी होती है? पब्लिक कंपनी। नेक्स्ट है कंपनीज हैविंग नेट वर्थ ऑफ 250 करोड़ और मोर। वो कंपनी जिसका नेट वर्थ 250 करोड़ या ज्यादा है उसके ऊपर लगेगा। तो इन शॉर्ट अगर बोले तो प्राइवेट कंपनी नेट वर्थ ग्रेटर देन इक्वल टू 250 करोड़ उस पे लग जाएगा। उसके होल्डिंग सब्सिडरी और एसोसिएट और जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर का तो मतलब हो गया साथ में काम करना, और एसोसिएट का मतलब हो जाता है जिसका आप 20% से ज्यादा शेयर होल्डिंग करके रखो। 20% तक, सॉरी 20% तक, ठीक है। एक सेकेंड रुकना। हाँ, हम वही चेकआउट कर रहा था कि एसोसिएट कंपनी कौन सी हो गई। तो देख लो इधर पे हम लिख दे रहे हैं, एसोसिएट कंपनी वो जो कि 20% से लेकर 50% तक होल्ड करती है शेयर्स ऑफ अदर कंपनी। एक सेकेंड, मत लिखना, जो भी लिखा काट दो। एक्स लिमिटेड है, एग्जाम्पल से समझा रहा है, और ये वाई लिमिटेड है। अगर एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड का 20% से लेकर 50% तक होल्ड करती है ना, तो वाई लिमिटेड मेरी क्या है पता है? एसोसिएट कंपनी है। और अगर हम 50% से ज्यादा का होल्ड करता है तो वाई लिमिटेड मेरी क्या हो जाएगी? सब्सिडरी हो जाएगी। समझ में आया? ठीक है, क्लियर? तो अब चाहो तो लिख लो कॉपी में, हम फटाफट बोल रहे हैं, आप बार बार पीछे करके लिख लेना। इफ अ कंपनी होल्ड्स 20% to 50% of another company's share, then that another company would be the associate company of the holding company. ठीक है, नेक्स्ट, in case if a company holds more than 50% share of any other company, then the company
holding more than 50% share would be the holding company, and the companies whose share is being held would be the subsidiary company. ठीक है, समझ में आया यहां तक? अच्छा, मेरे ख्याल से ना कॉपी में वो कुछ गलत लिखाया था एक जगह पे, ये वाला। हम नोट, हाँ ये देखो, ये हम गलत लिखा दिया। नेटवर्थ 250 करोड़ और लेस। देखो आप सोचो, हमको तो लग रहा है हम गलत लिखा है। यहां पे हम क्या लिखा है? एक्चुअली में यहां पर होगा लेस देन 250 करोड़, और यहां पर होगा नेटवर्थ 250 करोड़ और मोर। अभी बुक में देखे ना तो वो थोड़ा सा मेरा कंफ्यूजन हो गया था। यहाँ लिखा हुआ ना देखो, कंपनीज हैविंग नेटवर्थ ऑफ 250 करोड़ और मोर पे इंडेस लगेगा। इसका मतलब जिसका 250 करोड़ से कम है उसके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगता है। समझ में आया? देखो, अगर टफ पेपर बनाना होगा ना तो इस पे शॉर्ट क्वेश्चंस पूछ लेगा। तो आपको बढ़िया से मेरा समझाया हुआ है, आपको याद रहना चाहिए। Ind AS are notified Indian accounting standards under the Companies Act 2013 and are mandatory for companies to which they apply. Mandatory होता है, हाँ। अदर कंपनीज आर एनकरेज टू अडॉप्ट देम। एनकरेज क्यों किया जा रहा है बताओ? इससे क्या होगा? फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, बाहर के लोग आके कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। समझ में आ रहा है? सो फार 40 Ind AS हैव बीन इशूड। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है कि अभी तक 40 Ind AS अभी तक इशू हो चुका है। नेक्स्ट, अब देखो, हाँ इधर देखो, IFRS, अरे सॉरी, IFRS International Financial Reporting Standards are set of accounting standards issued by IASB International Accounting Standard Board which came into existence in the year 2001। ये आप याद कर लो, मेरे काम का क्या, हम आपको ईयर थोड़ी ना याद करा सकते हैं। जो टॉपिक समझाने का वो हम समझाएगा। IASB adopted existing international accounting standard, हाँ या ना, मैं आपको बोला था ना। एंड SIC क्या था? स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन कमिटी एज देयर स्टैंडर्ड्स, हाँ या ना, बोला था कि नहीं बोला था कि IASB इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्लस SIC को यूज किया और IFRS बनाकर दे दिया। ठीक है, IASB, भैया आप ये लाइन नहीं पढ़ा है, पता है हमको। IASB issued 9 IFRS and a standard for small and medium enterprises। भैया ये क्या है? देखो मैं एक बात बोलेगा, इसको आप लर्न कर लो। हम आपको फिगर्स क्या याद कराए? अब 9 IFRS का मतलब क्या पता है? अलग अलग टॉपिक्स पे अलग अलग स्टैंडर्ड इशू करना। भैया अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग स्टैंडर्ड इशू करना। देखो, अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग स्टैंडर्ड इशू करने का मतलब ये कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल रिलेटेड टू प्लांट, प्रॉपर्टी, इक्विपमेंट्स, इन्वेंट्री के ऊपर में अलग से Ind AS है। फिर आपका इनटेंजिबल एसेट्स के ऊपर में है। फिर आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर में है। तो ये सब टॉपिक के ऊपर में ना अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं। ठीक है, तो ये लिखना मत आप, ये अलग अलग टॉपिक्स पे बने हुए हैं। तो वो अलग अलग जो टॉपिक्स है ना उन सबको नाम दिया हुआ है कि IFRS 1, IFRS 2, IFRS 3। तो वैसे यहाँ पर 9 IFRS IASB इशू किया। अब क्यों इशू किया वो लोग का मर्जी है। आप इतना याद कर लो कि IASB 9 IFRS इशू किया और साथ ही साथ में एक स्टैंडर्ड भी दिया था, किसके लिए? स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए। अब आप पूछ रहे हैं ना स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, आपको भी तो क्या आपको अभी भी नहीं बोला कि हम लोग इंडिया में कुछ कंपनियों के ऊपर में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगा रहे हैं और कुछ के ऊपर में Ind AS? ऐसा क्यों? जिसका 250 करोड़ से कम है तो क्या वो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस नहीं हुआ? तो उसके ऊपर क्या लगाया जा रहा है? लग रहा है ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और जो बड़ी कंपनी उन लोग के ऊपर क्या लग रहा है? Ind AS, हाँ या ना? हाँ या ना? वेरी गुड। देखो, IFRS compliant financial statements are
यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आईएफआरएस किन किन चीजों पे लगता है. स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, नोट्स एंड समरी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी. देखो ये बाहर का जो आईएफआरएस है ना, वो लोग ने ये कहा कि हम लोगों को इन सब चीजों के ऊपर में आपका ये लगाना पड़ेगा. क्या लगाना पड़ेगा? आईएफआरएस लगाना पड़ेगा. लेकिन हम आपको कुछ बताया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो 4 ही चीज आता है. जैसे क्या क्या? बैलेंस शीट. अब आप बोलेगा भैया आप तो बैलेंस शीट बताया था, यहाँ पे ये लोग स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन लिखा था. ये तो बाहर के हिसाब से. इंडिया में हम क्या बोल रहे हैं? इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? बैलेंस शीट बोल रहे हैं. एक बात बोले, कोई दिक्कत नहीं है इसको अगर आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बोलो तो. बैलेंस शीट एक ही है. कॉम्प्रिहेंसिव इनकम स्टेटमेंट वही स्टेटमेंट ऑफ P&L है. अच्छा, ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी पता है आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में नहीं है, ये इंड एस में है. और आपके इंड एस सिलेबस में है नहीं, तो इंड एस में ये चीज नहीं है. सॉरी, मतलब आपका आपके सिलेबस में ये चीज नहीं है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी. ना ही ये है आपके अभी सिलेबस में. फिर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो तो मैं आपको बताया ही था, और फिर नोट्स टू अकाउंट्स हम आपको बताया ही था. हाँ है ना? तो ये सब तो इंटरनेशनल है. समझ में आ रहा है? और इंडिया में क्या फॉलो होता है? इंड एस, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. तो भैया इंडिया में हम लोग को ये पांचों फॉलो करना पड़ता है. हाँ भैया क्यों? अरे अगर नहीं फॉलो करेंगे तो बाहर की कंपनी इन्वेस्ट करेगी क्या? भाई बाहर की कंपनी इन्वेस्ट क्यों नहीं करेगी? एक बात बोलो, उन लोगों अगर हम लोग का फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ में ही नहीं आएगा तो लोग इन्वेस्ट कैसे करेंगे? अच्छा, मतलब भैया उन लोगों को समझाने के लिए हम लोगों को अलग तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ता है. हाँ समझ में आया था. नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आईएएस भी. देखो ये ना थोड़ा रफली रीड करेगा बिकॉज बहुत इजी है, आप समझ जाएगा. सबसे पहला, टू प्रमोट द यूज एंड रिगरस एप्लीकेशन ऑफ दो स्टैंडर्ड्स. कौन सा स्टैंडर्ड्स का? वही आईएफआरएस का. आईएएस भी क्या चाहता है? ये एक बोर्ड है ना, ये चाहता है ना कि जो भी स्टैंडर्ड्स ये लोग बनाए उसको लोग यूज करे, अप्लाई करे. पहला ये. दूसरा क्या है? टू डेवलप अ सिंगल सेट ऑफ हाई क्वालिटी अंडरस्टैंडेबल एनफोर्सेबल ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. मतलब ये लोग चाहता था कि कोई एक ऐसा स्टैंडर्ड बना दे जो कि सारे लोग फॉलो कर पाए, और ऐसा है भी. ऑलमोस्ट सब लोग फॉलो कर रहे हैं एक्सेप्ट पता है कौन? यूएस. यूएस पता है क्या फॉलो करता है? यूएस गैप. वो लोग फॉलो नहीं कर रहा. कोई दिक्कत नहीं है. एक बात पता है, यूएस को जरूरत है क्या? मेरे को तो नहीं लगता. चलो ठीक है. डेट रिक्वायर हाई क्वालिटी. ट्रांसपेरेंट क्यों भैया? एक बात बताओ, बाहर की कंपनी आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेगी तो वो लोग क्या ट्रांसपेरेंसी नहीं चेक करेगी? भाई ट्रांसपेरेंसी क्या होता है? जो जैसा है उसको वैसा दिखाओ. कुछ भी आप मैनिपुलेट मत करो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में. क्या प्रॉफिट ज्यादा दिखा रहे हो ताकि आप अट्रैक्ट कर सको बाहर के लोगों को? ना 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 ना, वो सब चीज नहीं. ट्रांसपेरेंट रखो. मेरा प्लीज पॉइंट समझ पा रहे हम क्या बोलना चाह रहे हैं? एंड कंपेरेबल. कंपेरेबल कंपेरेबल. देखा, हम सुबह आपको, सॉरी सुबह से बोल रहे हैं, हम आपको कब से ये चीज पढ़ा रहा था कि कंपेरेबल इंफॉर्मेशन होना चाहिए. किसमें? इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. पढ़ाया था कि नहीं? एंड अदर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग टू हेल्प पार्टिसिपेंट्स इन वेरियस कैपिटल मार्केट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड अदर यूजर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन टू मेक इकोनॉमिक डिसीजंस. मतलब लोग अपने फायदे के अनुसार डिसीजंस कर पाए, इसीलिए हम लोगों ने एक ऐसा स्टैंडर्ड बनाया, एक ऐसा चीज बनाया जो कि ग्लोबली लोग यूज कर सके, ग्लोबली लोग अप्लाई कर सके, जिसका हाई क्वालिटी हो, ट्रांसपेरेंसी हो, कंपेरेबल हो. बस. हाँ समझ में आया. नेक्स्ट, in fulfilling the objectives associated with 1 and 2 to take account of as appropriate the special needs of small and medium sized entities and emerging economies. ये क्या है? एक बात बताओ, क्या सारे कंपनियां लोग फॉलो कर पाएगी जो ये लोग बनाती है? नहीं, सारे लोग नहीं फॉलो कर पाते हैं. तो इसका मतलब ये नहीं कि ये जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है ना, ये छोटे छोटे और मीडियम साइज एंटिटीज को भूल जाए. तो इन लोगों के लिए ना कुछ इजी बना के रखती है, थोड़ा बहुत इजी, थोड़ा सा लीनियंट चीज बना के रखती है. करना ही पड़ेगा, है ना?
देखो लिखा हुआ ना, इन फुलफिलिंग द ऑब्जेक्टिव्स एसोसिएटेड विद 1 एंड 2 टू टेक अकाउंट ऑफ एज एप्रोप्रिएट द स्पेशल नीड्स ऑफ स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटिटीज एंड इमर्जिंग इकोनॉमीज। ठीक है, to bring about convergence of national accounting standards and international financial reporting standards to high quality solutions। कन्वर्जेंस क्या होता है? ये एक लाइन जा रहा है, ये एक लाइन जा रहा है, यहाँ पे एक कन्वर्जेंस पॉइंट है। तो ये लोग ये चाहते हैं कि यहाँ का जो नेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, नेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है? जो हर कंपनी फॉलो, मतलब हर एक कंट्री फॉलो कर रही है ना, जैसे इंडिया में कुछ और फॉलो हो रहा है, चाइना में कुछ और फॉलो हो रहा है, हर नेशन अपना अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर रही है। तो ये लोग चाहती है कि जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ना, उससे कन्वर्ज कर जाए और फिर लोग एक ही राह पे चले, अपनी अपनी राह पे नहीं चले, एक ही राह पे चले। समझ में आया? ये लोग ये चाहती है। ये देखो, आई होप हम आपको बहुत अच्छे से समझा पाया हो। कुछ भी दिक्कत हो कॉल कर लेना या व्हाट्सएप कर लेना। इतना हो गया। नेक्स्ट, अब देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडिया का, दीज आर सेट ऑफ गाइडलाइंस। एक चीज और बता दे रहा हूं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत सारे हैं ऐसे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 है, इन्वेंट्री से रिलेटेड है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपका ये 10 है, पीपीई से रिलेटेड, प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपका 26 है, इंटेंजिबल एसेट्स। तो ऐसे बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, बहुत सारे बहुत सारे। इन सभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को पता साथ में क्या बोलते हैं हम लोग? गैप, गैप बोलते हैं। ये रहा, accounting standards are set of guidelines that is generally accepted accounting principle issued by the accounting body of the country। कौन है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। हम बोला था ना, आप सीए करेगा मेरे ख्याल से। that are followed for preparation and presentation of क्या? हाँ, समझ में आया? देखो, ऑब्जेक्टिव ऑफ सेटिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज टू ब्रिंग इन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस टू इंश्योर क्या? कंसिस्टेंसी, क्या? कंपेरेबिलिटी। समझ में आ गया? दीदी मेरा माथा दुख रहा है एक्चुअली में, इतना हम बोल दिए, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको। ये सब हो गया? ये हुआ कि नहीं हुआ? पढ़ लेना। देखो, ये हुआ कि नहीं हुआ? अरे वाह भैया, अब तो सब पढ़ा दिया। बोला था ना। गैप पता आपको? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पता है ना? वही लिखा हुआ है, देखो। गाइडलाइंस फॉर रिकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इन ऑर्डर टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी, कंसिस्टेंसी इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक ही डेफिनेशन है। एंड आई एम टेलिंग यू, एग्जाम में इस चैप्टर से 4 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन 110% आएगा, पक्का। ये नहीं पढ़ाएगा, पढ़ लो, आप खुद देख लो। और अगर हम नहीं पढ़ाया तो आप फिर मेरे को बोल देना। ये सब तो हो ही चुका। हाँ, एक चीज देख लो आप कंसिस्टेंसी में, कि आपको अंडर द अजम्पशन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस वंस अडॉप्टेड शुड बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर। ये तो ठीक है, लेकिन भैया कभी तो चेंज करेंगे ना, कोई ना कोई तो कारण होगा जब चेंज करना पड़ सकता है। अगर कानून चाहता तब आप चेंज कर लो, अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चाहता तो आप चेंज कर लो, या फिर अगर आपको लगता है कि हम अभी जिस तरीके से अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को दिखा रहे हैं वो तरीका ठीक नहीं है, हम उससे भी बेहतर दिखा सकते हैं, तब आप कर सकता है। मोर फेयर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल अफेयर्स। फाइनेंशियल अफेयर्स वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो देखो एक बात बताएं, 3 चीजें याद हो गया होगा आपको, लॉ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, मोर फेयर। अगर ये 3 चीज है तो आप कंसिस्टेंसी का प्रिंसिपल को भी तोड़ सकता है। ठीक है, ये सब पढ़ लेना, रीड, ये भी रीड, सब पढ़ाया हुआ है मेरा। तो देखो दीदी, आपका आज का पूरा क्लास हम खत्म कर दिया। मेरे ख्याल से 2 लेक्चर लग गया आज, तो हम इसको ना आपका 2 लेक्चर्स ही मान रहा है, उसको आधा आधा करके भेज रहे, बिकॉज बहुत लेंदी हो जाएगा अगर एक लेक्चर में बना के भेजे हम। तो आप इसको बढ़िया से देखना, कुछ भी दिक्कत हो तो प्लीज मेरे से पूछना, और नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेगा जूम में पढ़ाने का। और हाँ, एक बात और, ये लेक्चर मेरे ख्याल से आप ना यूट्यूब पे देख रहा होगा, है ना?
इसलिए हम आपको यूट्यूब पे भेजा, बिकॉज हम नहीं चाहता कि हम आपको जो भी पहले लेक्चर्स भेजा था ना, वो सारा लेक्चर शेयरेबल था। शेयरेबल मतलब अगर आप चाहते हो कि आपका कोई दूसरा फ्रेंड या पढ़े आपके साथ में, तो यू कैन शेयर दोज लेक्चर्स। जो भी लिंक हम आपको भेजा है तो आप उन लोगों को भेज सकता है, ताकि वो लोग चेक कर ले कि टीचर कैसा पढ़ाता है। तो आप चाहो तो उसको भेज सकता है। बट अब हम आपको जो भी लेक्चर्स भेज रहे हैं वो सारा का सारा बिल्कुल सीक्रेटिव है। हम नहीं चाहते किसी के यहाँ पर भी लीक हो, कोई भी पता करे कि क्या पढ़ा रहे हैं हम। इसीलिए आपको इसका यूट्यूब पे लिंक दे रहा हूँ, और ये लिंक जो है ये प्राइवेट लिंक है। इसको आप शेयर नहीं कर सकता, इसको खाली आप ही पढ़ सकता है, और आप यूट्यूब पे ही देख रहा होगा इसको, और लैपटॉप पे देख रहा होगा। ठीक है, चलो। ओके, बाय।